गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इससे पहले हम लोग उनके जीवन परिचय को देखें, तो आइए आगे पढ़ते हैं क्या होता है। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अलावा और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का भी विधान क्यों हो, यह प्रश्न किस ईश्वर से पूछे। ठीक है, लेखक कहते हैं कि फादर बुल्के है ना, फादर बुल्के को इस रोग से नहीं मरना चाहिए था, जिसके लिए सभी के प्रति मिठास के अलावा, अमृत के अलावा और कुछ नहीं उसके मन में भरा हुआ था। फिर ये इस भयानक रोग से क्यों मरे, पता नहीं। ये प्रश्न किससे पूछा जाए। प्रभु की आस्था करना ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर ही क्यों दे। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद छाई, मरती भूरी दाढ़ी, नीली नीली आँखें तथा बाहें खोल गए गले लगने को आतुर। ठीक है, इनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि इतने अच्छे व्यक्ति है ना, इतनी ममता, इतना आपन तत्व इस साधु में अपने प्रत्येक प्रियजन के लिए अपना तत्व उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वे इलाहाबाद में थे और तब भी जब वे दिल्ली आते थे। ठीक है, वो कहते हैं लेखक कि मैं इनके साथ 35 वर्ष तक साथ था, है ना। जब वो इलाहाबाद में थे तभी भी, और जब वो दिल्ली में थे तब भी। आज उनकी बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर साफ महसूस करता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो सभी से गले लगते थे और बहुत ही प्यार से सभी के साथ पेश आते थे। तो लेखक का कहना है कि अभी भी मैं उनके बाहों के दबाव को महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक शांत और उदास संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने के जैसा था, तथा उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वो दिन याद आते हैं जब हम सभी एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वे निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वे गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेवक्य राय और सुझाव देते, तथा हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वे बड़े भाई तथा पुरोहित जैसे खड़े होकर हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा तथा फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, तथा उन नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी मानो किसी ऊंचाई पर देवदारों की छाया में खड़े हो। ठीक है, वो कहते हैं कि फादर बुल्के को याद करना एक शांत संगीत सुनने जैसा है। उनके मन में है ना, उनकी करुणा में, उनके अंदर इतने करुणा भाव था, ऐसा लगता कि किसी निर्मल जल से हम नहा रहे हैं, इस तरह से लेखक को महसूस होता था। फिर वो कहते हैं कि मुझे परिमल के वो दिन है ना, सुखी खुशी के वो दिन भी याद हैं जब हमारे परिवार में वो आते थे। कोई भी गोष्ठी होता था या कोई भी संस्कार होता था, यानी कोई भी फंक्शन होता था, तो फादर बुल्के उनके घर का एक पुरोहित के समान आते थे, और आने के बाद उनके घर में हर क्षेत्र में वो बताते थे ऐसे करना वैसे करना, है ना। ऐसा लगता था कि जैसे वो एक हमारा परिवार की तरह है और हमारा पुरोहित के समान है। उनके आशीर्वाद इतने, वो आकर मुझे इतने आशीषों से भर देते थे, जैसे लगता कि मैं देवदारू के वृक्ष के पेड़ के नीचे
छाया में खड़ा हूँ। कुछ समझ नहीं आता, कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह तब हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उनको पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी भी नहीं देखा, आवेश में देखा है तथा ममता और प्यार में लबालब छलकता ही महसूस किया है। अक्सर उनको देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के आखिरी वर्ष में पहुंचकर उनके मन में ये सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भी भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सब थे, है ना। वो कहते हैं कि उन्हें, लेखक कहते हैं कि मैं कभी उन्हें क्रोध में नहीं देखा था। जब भी देखा था तो आवेश में देखा था, प्यार से भरा, लबालब भरा हुआ देखा था। हमेशा वो प्यार ही करते थे दूसरा पे, किसी पे गुस्सा नहीं करते थे। फिर वो कहते हैं कि पता नहीं एक इंजीनियर कैसे सन्यासी बन गया, जबकि उसका भरा पूरा परिवार था। सभी लोग थे घर में, भाई थे, बहन थे, माता पिता सब थे। फिर भी वो सन्यासी क्यों बन गए? क्या अब आपको अपने देश की याद आती है? मेरे देश तो अब भारत है। फिर वो कहते हैं कि नहीं, मेरा देश तो अब भारत है। वो बेल्जियम के रहने वाले थे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मेरा देश भारत है। मैं आपकी जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है, बहुत ही सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चैपल। और घर में किसी की याद, फिर कहते हैं और घर में किसी की याद, माँ की याद आती है और बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में उनको डूबते हुए देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न दोस्त डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता तथा भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वही पादरी हो गए हैं, एक भाई काम करता है, उसका अपना परिवार है। बहन जिद्दी तथा सख्त है, उनके उसने बहुत देर से शादी की। फादर को 1-2 बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद वे 2 या 3 बार ही अपने परिवार से मिलने के लिए भारत से बेल्जियम गए थे। देखिए, इस तरह से कहते हैं कि भारत में जब से वो आए थे तो ये लेखक पूछे उनसे कि क्या किन्हीं की याद आती है, तो वो बताए कि हाँ, मुझे माँ की याद बहुत आती है। लेकिन माँ के साथ साथ ये सभी के प्रति उतने ही समान भाव से प्रेम करते थे, सभी के प्रति उतना ही ध्यान देते थे। इसके पिता जो थे व्यवसायी थे, है ना, बिजनेस करने वाले। तो फिर भी ये क्या हुआ कि भारत में आकर बस गए थे। फिर ये जब ये भारत में बसे थे तो भारत में बसने के बाद 2 या 3 बार ही अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब कुछ छोड़कर क्यों चले आए? ठीक है, फिर कहते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ, आप छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की जैसे सरलता से मुस्कुराते कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि यह लड़का तो हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के आखिरी वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल के सन्यासी होने जब अपने धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, और एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला एक शर्त भी रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। ठीक है, तो ये कहते हैं कि मेरी माँ ने बचपन में ही कह दिया था कि मैं उसके हाथ में नहीं रहूँगा, हाथ से निकल जाऊँगा। तो इसीलिए नहीं, फिर यही हुआ कि प्रभु की कृपा के अनुसार वो इंजीनियरिंग के आखिरी वर्ष, अंतिम वर्ष के में आते ही उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़कर सन्यासी धारण कर लिए। और उन्होंने एक शर्त भी रखा
कि मैं सन्यास बनकर भारत में ही रहूँगा। नहीं जानता, बस मैं मन में ही यही था। उनकी शर्त को मान लिया गया और वह भारत आ गए। पहले जिसेंट संघ में 2 साल पादरियों के बीच रहकर धर्माचार्य की पढ़ाई की। फिर 9-10 साल दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए पास किए उसके तथा इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध का काम प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर सन 1950 में पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास, परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातृलिक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का भी रूपांतर किया है, नीलपंछी के नाम से। बाद में उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए तथा यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया तथा बाइबिल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चल गए। 47 साल देश में रहकर तथा 73 वर्ष की जिंदगी जीकर फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी ऐसा लगता कि वह मन में सन्यासी न थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते न थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वे जब भी दिल्ली आते तो जरूर मिलते, खोज कर, समय निकालकर, सर्दी गर्मी बरसात झेलकर मिलते, चाहे तो 2 मिनट के लिए ही सही। ऐसा कौन सन्यासी करता है? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। हर मंच पर इसकी तकलीफ बयान करते, उसके लिए अकाट्य तर्क भी देते। बस इसी एक सवाल पर उनको झुंझलाते देखा था तथा हिंदी वाले द्वारा उनका स्वभाव था तथा बड़े से बड़े दुख में उनके मुख में से संतावना की जादू से भर 2 शब्द सुनाना एक ऐसा रोशनी से भर देता था जो किसी गहन तपस्या से जन्मती थी। हर मौत दिखती है, जीवन को नई राह। मुझे अपने पुत्र तथा पत्नी की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों में झरती वह विरल शांति भी। ठीक है, फिर लेखक कहते हैं कि मुझे भी अपनी पत्नी और बेटे की मृत्यु की याद आती है और फादर बुल्के से झरते हुए विरल शांति भी। बहुत वो शांत थे। आज वे हमारे बीच नहीं है। दिल्ली से में बीमार रहे और पता भी नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब उनकी बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उछलाए ताबूत में जिस्म के ऊपर पड़ी थी, जो शांति बरसती थी। वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में फादर का ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा तथा उनके परिजन राजेश्वरी सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उन्हें उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव के नीचे रख दिया गया, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि अंत में वो उनकी मृत्यु हो जाती है। और लेखक कहते हैं कि इस बार जब मैंने उसे देखा तो क्या देखा कि वो किसी भी तरह का बातचीत नहीं कर रहे हैं, केवल उनकी उंगलियां जो है वही ताबूत के ऊपर से दिख रही है, सूजी सी, है ना। और वहाँ पे वो